9 और 10 को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और ये देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इसी के साथ NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर कहा जाए तो शुरुआत और 1 साल से ही वो इसके लिए तैयारियों में जुटे हुए थे, तो कैसी है उनकी तैयारी, क्या कुछ रहा और कितना बदला है अभी हमारा देश G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए, ताकि जब दुनिया से तमाम देश हमारे यहाँ पर पहुँचे तो वो देख करके ये कहें कि हाँ, भारत अब अगले पायदान पे है और विकास की गति को धीरे धीरे छूता जा रहा है। तो चलिए सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे MH1 न्यूज़ चैनल पर। और जी सर, ये बहुत ही गर्व की बात है और मुझे आपसे बातचीत करके अपने आप को इतना अच्छा फील कर रही हूँ, मैं गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं G20 पे बात कर रही हूँ, जो पहला मौका मिला है भारत को इसकी मेज़बानी करने का। NDMC की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, आप उसके उपाध्यक्ष, और किस तरह की तैयारी, क्योंकि जैसा 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि तैयारी धीरे धीरे होती चली जा रही है और अब अपने फाइनल स्टेज पर है, तो हम वो सफ़र जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि देशवासियों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और ये G20 की अध्यक्षता सामान्य नहीं है। इस बार G20 पिछले 1 साल से जो भारत में जब इसकी शुरुआत हुई थी और अभी जब ये अपने अंतिम चरण पर है, तो मैं कह सकता हूँ ये पहली बार सबसे बड़ी G20 समिट है, क्योंकि भारत के 60 शहरों में अलग अलग G20 की बैठकें हुई हैं। अलग अलग ग्रुप्स ने G20 के भारत के शहरों में भ्रमण किया है। एक तो G20 कंट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ के हेड भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ ही जो वर्ल्ड की बड़ी संस्थाएं हैं, WHO है, इन सब संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस G20 की बैठक में आ रहे हैं जी। जहाँ तक NDMC का सवाल है, NDMC एक कोर एरिया है इस G20 के मद्देनज़र, क्योंकि राष्ट्रपति भवन भी यहीं है, प्रधानमंत्री हाउस भी यहीं पर है, पूरा जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है वो भी यहीं पर है, और सभी महत्वपूर्ण संस्थान मैं कह सकता हूँ कि वो NDMC एरिया में आते हैं, और प्रमुख होटल्स भी जहाँ पर मेहमान ठहरेंगे वो भी NDMC एरिया में आते हैं। ये बात अलग है कि जो भारत मंडपम है वो NDMC एरिया का भाग नहीं है, लेकिन बिल्कुल साथ में ही लगातार हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। NDMC की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो G20 सभी जन सामान्य की भागीदारी आए और लोग इसमें इन्वॉल्व हों, इसके लिए हमने बहुत सारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पिछले 1 साल में किए हैं। आपको याद होगा कि G20 के को लेकर ही हमने इस बार नई दिल्ली नगर पालिका में ट्यूलिप फेस्टिवल किया था। जो नीदरलैंड से, हॉलैंड से ट्यूलिप आते हैं, वो हमने 1,66,000 के आसपास ट्यूलिप बल्ब पूरे NDMC एरिया में लगाए थे, और नीदरलैंड के एम्बेसडर और बाकी जितने भी एम्बेसीज हैं, एम्बेसी एरिया में इसको हमने किया था, वो सभी लोगों ने इस ट्यूलिप फेस्टिवल में भाग लिया था और पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रशंसा की गई थी। इसके साथ ही हमने एक फ्लावर फेस्टिवल किया, जिस फ्लावर फेस्टिवल में खुद G20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 4 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने इस फ्लावर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। भारत का खाना कैसा है, और चूँकि हम वासुदेव कुटुंबकम की का मैसेज G20 के माध्यम से देते हैं, तो हमने फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया, और इस फूड फेस्टिवल में G20 की 4 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 3 दिन चला और लगभग 30,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर हमने कला और संस्कृति और संगीत, हमारा एक बहुत बड़ी धरोहर है भारत की संस्कृति, इसलिए म्यूज़िक इन पार्क स्विक मैके के साथ हमने तमाम कार्यक्रम नेहरू पार्क में किए, जिसमें देश की जनता ने भाग लिया, दिल्ली के लोगों ने उसमें भाग लिया। हमारा योग दिवस जब आया था तब भी हमने G20 को डेडिकेट किया था, और पूरे NDMC में बहुत सारे कार्यक्रम इसको लेकर के हुए थे। इतना ही नहीं, NDMC के जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में 1 साल के अंदर उनको हमने एक पूरा कैलेंडर दिया था कि आपको क्या क्या करना है। मॉक G20 समिट अपने स्कूलों में हमने की थी। स्कूलों के अंदर डिबेट कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, भाषण प्रतियोगिताएं हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, ये सब भी हमारे स्कूलों में हुआ। तो बच्चे जो कि भविष्य देश का उन्होंने संभालना है, तो उनको भी पता चले कि G20 क्या है, तो हमने लगातार काम किया। इसके साथ ही जन भागीदारी कैसे हो, इसके लिए
हमारी जो RWAs हैं उन RWAs को हमने बुला करके उनके साथ इन्वॉल्वमेंट किया। हमारी जितनी MTAs हैं, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, कनॉट प्लेस है, खान मार्केट है, लोधी रोड है, पंडारा पार्क है, सरोजनी नगर मार्केट है, लक्ष्मी नगर मार्केट है, इस तरह की सभी मार्केट्स को हमने इन्वॉल्व किया और उन्होंने अपने G20 का डिस्प्ले अलग अलग लगाया, लोगों ने सेल्फी पॉइंट वहाँ पर लगाए और G20 का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ। हमारे आने वाले जितने भी होटल्स एंड रेस्टोरेंट हैं उनको भी हमने विशेष करके आग्रह किया कि G20 होने वाला है और उसमें चाहे वो छोटे रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े होटल्स हैं, सब ने G20 को बड़े दिल खोल करके उसके स्वागत की तैयारी की है। तो ये तो एक पूरा एक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमने जन भागीदारी को इसमें इन्वॉल्व किया है। इसके साथ ही NDMC के 4 डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण हैं। एक हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एक हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, एक हमारा रोड डिवीज़न है और एक हमारा सिविल डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट भी है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने की है। हमारी किरण जी 3 हाईटेक नर्सरी हैं और जब मैं हाईटेक नर्सरी बोल रहा हूँ तो पूरी तरह से ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हैं और उसमें हमने इस G20 को लेकर लगभग 10 लाख प्लांट कटिंग से तैयार किए हैं। आज जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं नई दिल्ली नगर पालिका के अंदर, तो उसमें इस हाईटेक नर्सरी की बहुत बड़ी भूमिका है और वो कटिंग से हमको कोई परचेज नहीं करना पड़ा, हमारे यहाँ से उनका प्रोडक्शन हुआ और वो प्रोडक्शन आज आपको जो रोड्स आप देख रहे हैं उस पर आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही हमने लगभग 3000 बड़े ग्रोन अप प्लांट्स जगह जगह ब्यूटिफाई करने के लिए वो भी हमने जगह पर लगाए हैं। इसी के साथ हमने लगभग 45 से 50 लाख श्रब्स जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनको लगा करके तैयार करके और काफ़ी बड़ा ग्रीन एरिया NDMC में आपको दिखाई देगा जो लगातार आपको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, आप कहेंगे कि 50 लाख कैसे लगे। धौला कुआं से और सरदार पटेल मार्ग इस पर ही दोनों तरफ लगभग 4 लाख के आसपास श्रब्स लगे हैं, 5,500 गमले वहां पर लगे हैं। तो ये एक छोटा मोटा उदाहरण है। इसी के साथ हमने लगभग 1 लाख के आसपास पॉटेड प्लांट्स जब हम प्लांट्स तैयार किए थे, तो जहां पर भी कंक्रीट है, जहां पर फुटपाथ है, जहां पर आप मिट्टी नहीं है और आपको ग्रीनरी की ज़रूरत है, तो आप NDMC एरिया में जहां भी जाएंगे उसमें हमने अपनी मार्केट्स को भी इन्वॉल्व किया है। खान मार्केट जाइएगा, कनॉट प्लेस जाइएगा, आप पंडारा मार्केट जाइएगा, आपको जगह जगह फुटपाथ्स के ऊपर ये गमले दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, इन गमलों को रखना आसान है लेकिन इनको मेंटेन करना, इनको लगातार इनको पानी मिलना, इनको खाद मिलना, इसकी भी चिंता NDMC ने की है। और 32 रोड ऐसी हैं जिनके फुटपाथ को, जिनकी साइड रोड्स को हमने कंप्लीट ग्रीन कवर दिया है। तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत शानदार कार्य किया है। अगर आप देखेंगे दिल्ली के चारों तरफ जो हमारे सर्कल्स हैं, राउंड अबाउट्स हैं, उनको भी अलग अलग तरह से ब्यूटिफाई किया है। वहाँ पर फाउंटेन्स लगे हैं, वहाँ पर अलग अलग शेप दी गई हैं। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरे NDMC को पूरी तरह से ग्रीन और हरा भरा किया है। इसके साथ ही हमारा जो रोड डिवीज़न है उसने 41 रोड्स ऐसी हैं जिनको रिवैम्प किया है। जब मैं रिवैम्पिंग की बात करता हूं तो आप अगर 12 खंबा देखेंगे तो उसमें सेंट्रल वर्ड बनाया गया है जिसमें कि ग्रीन बेल्ट तैयार हुआ है। उसके साइड के जितने भी 41 रोड्स में फुटपाथ हैं उनकी टाइलिंग वर्क चेंज हुई है, तो एक नई तरीके से उनको नया रूप दिया गया है। इसके साथ ही उनकी रीसर्फेसिंग भी हुई है। तो इन सब में 41 रोड्स को हमने इस तरीके से ब्यूटिफाई किया है। हमारे 2 फ्लाईओवर हैं, एक सफदरजंग फ्लाईओवर है, एक रंजीत सिंह फ्लाईओवर है। इन दोनों को हमने ब्यूटिफाई किया, इनकी सरफेसिंग की, इनकी साइड्स पर ब्यूटिफिकेशन किया। हमने यहाँ पर डिजिटल लाइटिंग की है। अगर रात के समय आप जाएंगे तो आपको डिजिटल लाइटिंग इन दोनों फ्लाईओवर्स पर दिखाई देगी और इसमें पूरे बड़े फ्लैग्स भी हमने यहाँ पर लगाए हैं। इसके साथ ही हमारी 20 लोकेशंस ऐसी हैं, इससे ज़्यादा होंगी, जिस पे हमने स्कल्पचर्स लगाए हैं। अगर आप सरदार पटेल मार्ग से आइएगा और आप 11 मूर्ति आइए, 11 मूर्ति से तालकटोरा जाइए, प्रेसिडेंट हाउस के पीछे जाइए, अगर आप लोक कल्याण मार्ग पर जाएंगे तो वहाँ देखिएगा तो आपको ये अलग अलग तरीके के स्कल्पचर्स आपको दिखाई देंगे जो भारत की एकता, भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्म, भारत का इतिहास, और वो आपको इन कलाकृतियों में दिखाई देगा। और ख़ास करके जब जो
हमारे अशोक चक्र में जो शेर हैं वो भी आपको प्रधानमंत्री निवास के आसपास दिखाई देंगे, जिसमें लगे हुए हैं। और उसकी एक एक जो स्कल्पचर है उसका वजन 5 टन से ऊपर है। और ये कहीं बाहर से मंगवाया है? और ये हमने राजस्थान से जो बड़े नामी कलाकार हैं उन्होंने इनको 4-5 महीने लगा करके तैयार किया है। वाइट संगमरमर के हैं। और एक तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर लगा हुआ है उसको आप देखेंगे तो वो ब्लैक स्टोन का बना हुआ है, उसमें कप्स भी साथ में हैं। तो बहुत शानदार तरीके से ये स्कल्पचर्स भी जगह जगह पर लगे हैं। अगर आप मानसिंह रोड पर जाएंगे तो आपको हॉर्सेस का एक बड़ा ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आपको दिखाई देगा। तो ये हमने सारे स्कल्पचर्स भी लगाए हैं। और इसमें भी हमने आज से 1 साल पहले साहित्य कला परिषद को बुला करके इन देश के नामी आर्टिस्ट को बुला करके कंपटीशन किया था। उस कंपटीशन में ये 12 स्कल्पचर्स बने थे। कुछ हमने अभी लिए और कुछ बाद में लिए, जिनको हमने लगाया है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो हमने लगभग 11 से 15 लोकेशंस पर हमने बहुत सारे फाउंटेन्स लगाए हैं। वो फाउंटेन्स सरदार पटेल मार्ग पर भी हैं, वो फाउंटेन्स आपको मानसिंह रोड पर भी मिल जाएंगे, वो फाउंटेन आपको लोक कल्याण मार्ग पर भी मिल जाएंगे। जगह जगह कनॉट प्लेस के आसपास आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, मार्केट के पास भी आपको मिलेंगे। तो ये फाउंटेन्स जो है वो अलग प्रकार की छटा इस सारे छवि भारत की दे रहे हैं। और उसमें सब में एक लाइटिंग है, बहुत अच्छे तरीके से रात के समय बहुत शानदार तरीके से वो दिखाई देते हैं। ये भी हमने किया है। हमने इन सब ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए 4 जगह हमने STPs बनाए हैं। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली शानदार वर्ल्ड क्लास बननी ही चाहिए, तो उसको हर बार हम एनहांस करते रहते हैं। अच्छा, शानदार के साथ साथ जो लोकल को वोकल करने की बात प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, उनका सपना भी है और शायद इसके माध्यम से इसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। हमने कहा ना कि जैसे राजस्थान के जो हमारे अपने कलाकार हैं, जो अपने लोग हैं, उन्होंने ही इसकी थीम को तैयार किया। और जो बाकी भी स्कल्पचर्स हैं उसको भी हमारे लोकल कलाकारों ने किया है। लोकल फॉर वोकल की बात निश्चित रूप से हमने ध्यान में रखी है और उन्होंने इसको शानदार रूप दिया है। और एक बहुत शानदार दिल्ली में एक नया रूप देखने को आपको मिल रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं इस सब में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। इसी तरीके से जो हमारी लाइटिंग है वो लाइटिंग में भी अलग तरीके से, चाहे वो फाउंटेन्स हों, चाहे वो हमारी रोड साइड हो, इस सब में भी पूरी डिजिटल लाइटिंग हमने नई तरीके से की है और वो डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बहुत बड़ा एक टेलीविज़न वॉल के आकार का लगा हुआ है, जिसमें 24/7 हम अपनी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, हमारे 65 पोल ऐसे हैं जिनको हम स्मार्ट पोल बोलते हैं। उन स्मार्ट पोल के अंदर वाईफाई भी है, उसमें 180 डिग्री का कैमरा भी है, उसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, उसमें व्हीकल को मॉनिटर करने के भी सेंसर हैं, उसमें पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के भी सेंसर हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वाईफाई अनेबल्ड हैं, उसमें GPS भी है, गाड़ियों का मूवमेंट भी हम देख सकते हैं। तो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम जो हमारा पूरा ये कोर एरिया जो कनॉट प्लेस का है, वहाँ पर व्हीकल का मैनेजमेंट हम उससे कर सकते हैं, पार्किंग का मैनेजमेंट उससे हम कर सकते हैं, लाइटिंग का मैनेजमेंट उससे हम कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन है उसका मैनेजमेंट उससे हम कर सकते हैं। तो लगभग 19 सर्विसेज ऐसी हैं जो उस पोल के माध्यम जो उस कंट्रोल रूम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्लेंट है, आप रोड पर जा रहे हैं, आपको लगा कि ये प्रॉब्लम है, तो हमारा 311 ऐप है, आप उस पर डालिए, वो हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के साथ इंटीग्रेटेड है, तो इमीडिएटली उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंड ही विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो सर, ये जो 311 ऐप आप नंबर बता रहे हैं, ये ऐप के जरिए कोई भी पब्लिक जो है वो कोई भी कर सकता है। ओके। और इतना ही नहीं, ये जो हमारे जो स्मार्ट पोल है, जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, इसके साथ साथ इस अलॉन्ग विद द एरिया है, इसके 450 CCTVs भी इंटीग्रेटेड हैं। तो अगर वहाँ पर किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि भी हो रही है, मान लीजिए अगर कोई गलत तरीके का मूवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, कहीं पानी इकट्ठा हो गया है, तो हम सारी चीज़ों को इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटर करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सर, तो जैसे आपने कहा कि, और पहले भी जब बात हो रही थी कि 1 साल से इसकी पूरी तैयारी चल रही है, इतना भी इजी नहीं रहा होगा, चुनौतियां डेफिनेटली रही होंगी, चैलेंजेस रहे होंगे। तो इस दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, इतना खूबसूरत बनाने के लिए
चुनौतियाँ, चैलेंजेस क्या रहे थे, वो हम आपसे थोड़ा जानना देखिए, चाहेंगे। चुनौतियाँ तो हमेशा ही होती हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तो काम करने में आपको मज़ा आता है। फिर भी सर, कौन सा एक ऐसा मोमेंट रहा हो जब चुनौतियाँ इस तरह की हैं, जैसे अचानक ही बारिश आ गई और इतनी बारिश आई कि एक ही दिन में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो उसको इमीडिएटली क्लियर करना, उसको पूरी तरह से, फिर वो जो आया चुनौती, उसके लिए आगे की तैयारी करना। अब जब ये बारिश हुई तो हमने एप्रीहेंशन में ही, आज हमने एनडीएमसी की 100 लोकेशन पर एप्रीहेंशन में वाटर पंप्स लगाए हुए हैं कि आज अगर कहीं बारिश आती है, मान लीजिए G20 के समय में बारिश आ जाए, तो आप क्या करेंगे? उस समय तो आप नहीं भागेंगे, नहीं। तो वो हमारे लिए चुनौती जो थी वो एक अपॉर्चुनिटी बनी कि भाई अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो हमने 100 लोकेशंस पर आज भी वाटर पंप्स लगा दिए हैं कि जहां भी वाटर लॉगिंग होगी तो हमको कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आपको एक ध्यान होगा, इससे पहले इमीडिएटली एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया था, काफी सारे पेड़ बिल्कुल उखड़ गए थे। तो ये चुनौतियां हैं जो आपको लगता है कि इस बात कैसे करेंगे, पर लेकिन हमारी जो फोर्स है, हमारी जो टीम है, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप आगे के लिए तैयार हो जाते हैं, आप आगे की तैयारी और ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, और प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है पूरे देश को मिलता ही है, और विशेष करके हमको तो बहुत बड़ा आशीर्वाद देश के गृह मंत्री जी का मिलता है, और वो इसलिए भी है क्योंकि एनडीएमसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, उनका लगातार मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, और इस सब के साथ मिलकर के एनडीएमसी ने आज बहुत शानदार तैयारी की है। इवन आप कनॉट प्लेस में भी यहाँ बैठे हुए हैं, कनॉट प्लेस को भी हमने रिवैम्प किया है पूरा का पूरा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने, मैकेनिकल स्वीपिंग इंट्रोड्यूस किया है। आप हनुमान मंदिर जाइएगा, वहाँ पर आपको एयरपोर्ट की तरह मैकेनिकल स्वीपिंग होती दिखाई देगी। हमने वहाँ पर बड़ा एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया है। हाँ। जन सुविधाएं हमने बहुत सारी बनाई हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि एनडीएमसी पिछले 1 साल से लगातार इसमें बहुत ईमानदारी से, सफलता के साथ कार्य कर रहा है, और आने वाले G20 समिट में जितने भी मेहमान आएंगे निश्चित रूप से दिल्ली को देख करके खुश होंगे। सर, आपने बात की है जितने भी मेहमान आएंगे उनके रहने के लिए जो होटल्स यहाँ पर अभी बुकिंग हुई है, हम उसके बारे में, क्योंकि वो आपके अंडर में एनडीएमसी के अंदर आते हैं, तो किस तरह की वहाँ तैयारी है, कैसे उन मेहमानों को और ज़्यादा की ताकि वो इजी वे में रह सके, इसके लिए किस तरह की तैयारी? देखिए, हमारा कोर एरिया है एनडीएमसी एरिया, हमारे यहाँ लगभग 12 होटल हैं, और इन 12 होटल्स में अशोका होटल है, क्लैरिस होटल है, ललित होटल है, लीला होटल है, ये जितने भी होटल हैं इसमें काफ़ी सारे प्रतिनिधि रहेंगे, और प्रतिनिधियों के रहने के लिए जो डूज एंड डोंट्स हैं एनडीएमसी की तरफ से, वो तो हमने समय समय पर दिए हैं, लेकिन कौन लोग किस होटल में रहेंगे, ये सारा जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है ये G20 सेक्रेटरिएट का है कि कौन कहाँ पर रहेगा। लेकिन उनके बाहर की जो ब्यूटिफिकेशन है, उनके यहाँ जो ग्रीनरी को बढ़ाना है, डूज एंड डोंट्स को जो उनको अपनाना है, वो सारी चीज़ उनके साथ मिल करके की है, और सभी होटल पूरी तरह से उन्होंने G20 के लिए, आप देखेंगे किसी भी होटल के बाहर जाएंगे तो आपको G20 का लोगो मिलेगा, ग्रीनरी बहुत शानदार मिलेगी। तो एक टीम के रूप में मिलकर के, होटल अलग नहीं है और हम अलग नहीं है, सबके साथ मिलकर के शानदार तरीके से हम टीम वर्क के साथ सर G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाना है। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने कॉमनवेल्थ गेम्स भी देखा है, तो उसके लिए एक स्पेशल पार्क बना था, G20 के लिए भी ऐसा स्पेशल पार्क है जहां पर? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, हमने G20 के लिए एनडीएमसी ने विशेष तैयारी की है, और इसके लिए कौटिल्य मार्ग पर एक G20 पार्क भी G20 कंट्रीज के लिए समर्पित होगा, और इसमें वेस्ट मटेरियल से, खासियत इस पार्क की होगी कि वेस्ट मटेरियल से हमने वहाँ पर जो G20 कंट्रीज़ हैं उनके जो वहाँ के पक्षी हैं, हर जगह का एक जो पक्षी है, उसकी कलाकृति को हमारे भारत के कलाकारों ने उस G20 पार्क में लगाया है, और अभी आने वाले आई थिंक 3-4 दिन के अंदर निश्चित रूप से वहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा, और वो G20 समिट को समर्पित होगा, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। एक शानदार पार्क हमने यहाँ पर डेडिकेट किया है G20। और इससे ना सिर्फ देश के लोगों को देश के बारे में तो पता जो चल रहा है कि हमारे देश में कौन से पक्षी हैं, क्या है, नहीं है,
अदर कंट्रीज के बारे में भी पता चलेगा जो भी आप लोगों की तरफ से ये पहल की गई है। हाँ बिल्कुल It's a- बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जी। अब सऊदी का अगर आप वहाँ देखेंगे, रेगिस्तान जो है, हाँ। वहाँ का ऊंट वहाँ पर बनाया गया हाँ। है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका भी वहाँ पर, तो सब जगह का अलग अलग ये वहाँ पर उन्होंने बनाया है और बहुत शानदार तरीके से हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको भी एक एजुकेशन मिलेगी, जो लोग देखने के लिए आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और एक समर्पित G20 के लिए पार्क कौटिल्य मार्ग पर समर्पित होगा। सर, G20 का यहाँ पर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर क्या मतलब है, क्या संदेश इसके जरिए? संदेश यही है कि भारत, मैं कह सकता हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म और वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है, ये संदेश आज से नहीं, हमारी सनातन संस्कृति का अंग है। हमारे ऋग्वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूरे विश्व को एक रूप में माना गया है। और इसीलिए इस G20 में जब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ का मतलब हम सब, धरती सबकी एक ही है और इसलिए सबके इंटरेस्ट भी एक ही हैं और हम एक ही फैमिली, पूरा पूरा भूभाग, हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग संस्कृति को अपना सकते हैं, अलग तरीके से हम रह सकते हैं, लेकिन हम सब एक फैमिली हैं और हम एक वन फ्यूचर, हम सबका जो आने वाला भविष्य है वो जब तक सब मिलकर के काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। अगर सब अलग दिशाओं में चलेंगे तो फ्यूचर एक कैसे होगा? तो इसलिए ये वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर का ये जो कॉन्सेप्ट भारत की जो आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है और भारत की जो इतिहास है, भारत की जो इतिहास है, जिसके लिए भारत की पहचान है। भारत अलग क्यों है? भारत इसीलिए अलग है और इसलिए अलग है कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में गए थे और उनके दो शब्दों ने ही इस भारत की इस सांस्कृतिक पहचान को अलग से दे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पूरे इस विश्व के बारे में कि मेरे देश, मेरे यहाँ बैठे भाइयों तथा बहनों, जबकि वहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे। तो इस शब्द ने ही भारत की संस्कृति को प्रदर्शित कर दिया था और इसलिए हम जिस धार्मिक आस्था को, धार्मिक चेतना है, हमारी आध्यात्मिक चेतना है, सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, ये सब उसका प्रतीक है। और जब पहली बार हम ये G20 शिखर सम्मेलन का सर मेज़बानी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और आप सबकी देखरेख में ये जो सम्मेलन है वो होगा, इससे भारत की छवि कितनी और बेहतरीन हो सकती है अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें? मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इस समय तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे सामने, और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, कि मुझे मालूम नहीं कि विश्वगुरु क्या होगा, लेकिन अगर मैं आज देखूँ भारत का जो स्तर है, भारत की जो पहचान है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने आज प्रगति की है, आज इससे बड़ी क्या हमारे लिए पहचान होगी कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है और उस युद्ध में पूरा विश्व देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की तरफ देखता है कि अगर इसमें कोई राह दिखा सकता है या कोई दोनों को बिठा सकता है तो वो भारत है। क्या कभी ऐसा था? पहले भारत के बारे में ऐसा सोचा जाता था क्या? हमारे प्रधानमंत्री जब जाते थे कोई इस तरीके से कोई कॉग्निजेंस लेता था? ऐसा नहीं था। और इसका प्रमाण है कि जब यूक्रेन में युद्ध हुआ और वहाँ पर जो छात्र अलग अलग कंट्रीज़ के वहाँ फंसे हुए थे, उनको निकलना था, तो दोनों ही देशों ने भारत के छात्रों के लिए कहा कि जिस गाड़ी पर भारत का झंडा लगा होगा कोई भी उस पर आक्रमण नहीं करेगा। और वो बाहर निकल करके आए और सब लोग, किसी को कुछ हुआ नहीं। इतना ही भारत के नागरिक ही नहीं, इवन दूसरे देशों के नागरिक, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान के छात्र भी भारत का झंडा लगा करके उस युद्ध क्षेत्र से बाहर आते हैं। तो भारत के झंडे की ताकत आज विश्व में क्या बन रही है, इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए आज हम इकोनॉमी के रूप में, जब पहले 2014 में जब मोदी जी आए थे तो हम 10वें या 12वें नंबर पर थे और आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी निश्चित रूप से अगले टेन्योर में आएंगे ही, तो भारत प्रामाणिकता के साथ निश्चित रूप से वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और इसलिए आज आप देखते हैं कि मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो कैसा स्वागत होता है, मोदी जी फ्रांस जाते हैं तो कैसा स्वागत होता है, मोदी जी इंग्लैंड जाते हैं तो कैसा स्वागत होता है।
मोदी जी सऊदीया जाते हैं तो कैसा स्वागत होता है, साउथ एशियन कंट्रीज में जाते हैं तो कैसा स्वागत होता है। तो ये जो बदलता भारत है, ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ये जो भारत ने अपना जो एक नई पहचान, जो वास्तव में उसकी ओरिजिनल पहचान थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में जो निकल करके आई है, मुझे लगता है कि हम सब भारतवासी गौरवान्वित हैं और हम सब बहुत गौरव से इस बात को महसूस करते हैं कि किस तरीके से भारत की शान पूरे विश्व में आगे बढ़ी है। आपने मुझे जो जानकारी मिली है कि उसमें यूनिफॉर्म्स एक उनका अलग तरीके का है, तो उस यूनिफॉर्म्स के बारे में कितने स्टाफ्स को दिया गया है और कितने स्टाफ्स उस दिन वर्किंग में रहेंगे, ये इस पे भी चाहिए। देखिए, हमने ये, क्योंकि G20 समिट बड़ा समिट है और इसमें लगभग 3000 कर्मचारियों को हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की है। उसमें हमारे कुछ सैनिटेशन जो सफाई स्वयंसेवक हैं वो हैं, कुछ उसमें बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुछ इन्फोर्समेंट के लोग हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट के 3000 लोग हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। कोई भी सिक्योरिटी में ब्रीच ना कर दे, बीच में कोई घुस ना जाए, तो उनकी अलग से पहचान दिखनी चाहिए कि NDMC के कर्मचारी हैं, इनको असेंशियल वर्क करना है। अदरवाइज तो उस 3 दिन में बाकी लोगों को एंट्री नहीं होगी, लेकिन इनकी एक पहचान है और इनको ही वहाँ पर सफाई से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, किसी भी जो भी ज़रूरत होती है उसके लिए, असिस्टेंस के लिए इन लोगों की आवश्यकता है। तो NDMC ने 3000 लोगों को इस तरह की यूनिफॉर्म दी है। चंद्रयान पर भारत उतरा है, इसी तरीके से इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत एक और नए ऊंचाई को छुएगा और जब G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होगा तो भारत का जो उत्साह है, भारतवासियों का जो उत्साह है और भारत का जो परचम है वो शिखर पर हो। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के दिल्ली कितनी बदली है, दिल्ली कितनी खूबसूरत हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।